स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल गद्दार का उपयोग करना। बहन राधा, या तुम मेरी बहन को जगा सकती हो? बस थोड़ी देर ही काफी है, चुटकी ने कहा। मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब वह होश में आएगी तो उसकी जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो जाएगी, राधा ने कहा। चुटकी ने कहा, कोई और विकल्प नहीं है। चुटकी, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? आदर्श को कोई अंदाजा नहीं था कि चुटकी हथियारों को छिपने की जगह से कैसे बाहर निकालेंगी, लेकिन उसे विश्वास था कि चुटकी ने अपनी बुद्धि वापस पा ली है। मैजिक एसोसिएशन में एक गद्दार है, इसलिए प्रवर्तन संघ को भेजी गई बियासी जानकारी को रोक दिया जाएगा। अगर बहन को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने कोर्ट प्रिंस के बारे में कुछ जान लिया है, तो उनका उद्देश्य वास्तव में उसे मारना नहीं है, बल्कि उसे मैजिक एसोसिएशन तक जानकारी वापस लाने से रोकना है, चुटकी ने कहा। आदर्श की आंखें चमक उठी। वह चुटकी के विश्लेषण से सहमत था। हाँ, क्या वे ईशाना को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने कोर्ट प्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान ली थी? दूसरे शब्दों में, हत्यारा किसी भी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके पास जानकारी हो और वह उसे मैजिक एसोसिएशन तक वापस ले जाने का प्रयास कर रहा था। भले ही बहन बेहोश होने के कारण हमें जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन हमें बस उसे लिंगहीन प्रवर्तन संघ को व्यक्तिगत रूप से यह बताने की जरूरत है कि उसने हमें लिंगहीन मैजिक एसोसिएशन को जानकारी वापस लाने का काम सौंपा है। इस तरह हत्यारा हमें ढूंढने आएगा। साथ ही हमें गद्दार का भी इस्तेमाल करना चाहिए, चुटकी ने कहा। राधा को एहसास हुआ कि चुटकी क्या करने जा रही है। उसने शाना को कुछ देर के लिए होश में लाने के लिए एक स्पिल का उच्चारण किया। उसने ईशाना को यह बताने के लिए मानसिक रूप का इस्तेमाल किया कि उसे क्या करना है। ईशाना जाग गई। उसके लिए सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया था। उसने एक गुप्त संदेश को एक कोड के साथ प्रसारित करने की पूरी कोशिश की, जिस तक केवल लिंगहीन प्रवर्तन संघ के एडर की ही पहुंच थी। जब ईशाना ने संदेश भेजना समाप्त किया तो आदर्श ने देखा कि उसकी हथेली पर लगे 2 फूल की पंखुड़ियां गिर गई थी। ईशाना की जीवन शक्ति इतने कम समय में इतनी कम हो गई थी। सीनियर सिस्टर, आप चिंता न करें, हम आपको बचा लेंगे। आपने जिस इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है वो खोई नहीं जाएगी। अगर शैतान नगरी ने हमारे देश में पैर रखने की हिम्मत की तो हम उसे बिना किसी दया के उखाड़ फेंकेंगे। शैतान नगरी के प्रति आदर्श की नफरत चरम पर थी। उन्होंने सिर्फ सालान को भगाने के लिए बेहद कोशिश की थी। वे कोर्ट प्रिंस को अपना प्रभाव कैसे स्थापित करने दे सकता था? प्राचीन राजधानी क्याप्ता में बेहद से लोग मारे गए थे, फिर भी से वही त्रासदी वह होने नहीं दे सकता था। ईशाना ने आदर्श की तरफ देखा। उसकी आंखें भारी होगी। उसकी आंख के कोने से काला आंसू नीचे गिर गया। मैजिक एसोसिएशन ने कभी भी शैतान नगरी के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व नहीं किया था। बेहद से लोग शैतान नगरी से डरते थे। वे इसके प्रतिशोध का निशाना बनने से डरते थे और उनकी क्रूरता से डरते थे। यह सब उनके लिए डर न मानने का एक और कारण था। इशारा ने शैतान नगरी के खिलाफ लड़ाई में अपने कई साथियों को मरते हुए देखा था। उसने कई लोगों को शैतान नगरी की साजिशों का शिकार होते भी देखा था। जब भी वह पीड़ितों के परिवार को अपने प्रियजनों की मौत पर शोक मनाते हुए देखती थी तो वह हमेशा खुद से कहती थी कि यह आखिरी बार होगा। और फिर भी पीड़ितों की संख्या बढ़ती रही और लोग भी घायल हुए। मैजिक एसोसिएशन के एल्डर्स ने उससे कहा कि अगर वह शैतान नगरी का पीछा करती रही तो उसका भी यही हश्र होगा। एक व्यक्ति दुर्जय शैतान नगरी के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति एक परिवार के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या सचमुच ऐसा था? क्या सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति का प्रयास नगण्य था, उन्हें और अधिक निर्दोष परिवारों को कष्ट सहने, असहाय होने तथा अंधकार और निराशा में जीना देना चाहिए? ईशाना को मूर्ख दर्शक बनकर रहना बर्दाश्त नहीं था। हर मौत और दुखी परिवार को देखकर उसे और भी ज्यादा दोषी महसूस होता था। और जब अपराध बोध एक निश्चित लेवल तक बढ़ जाता था तो उसे यह भी लगता था कि शैतान नगरी के रेड कार्डिनल के बारे में जानकारी के लिए अपनी जान कुर्बान करना उचित है। उसे बस यही चिंता थी कि चुटकी अभी बेहद छोटी थी। उसने शैतान नगरी में गहरी घुसपैठ करने का फैसला किया था ताकि उसके अंदर लंबे समय से जमा हुआ
अपराध बोझ शांत हो सके। उसने मैजिक एसोसिएशन के मेंबर के रूप में अपनी भूमिका को बदनाम नहीं किया। उसने शैतान नगरी द्वारा बर्बाद किए गए परिवारों को निराश नहीं किया, लेकिन उसने चुटकी को सारा दर्द सहने के लिए मजबूर कर दिया। छोटी लड़की निश्चित रूप से उससे नफरत करने वाली थी, ठीक उसी तरह जैसे वो अपने पापा द्वारा लिए गए मूर्खतापूर्ण निर्णय से नफरत करती थी। ईशाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेतना के अपने संक्षिप्त क्षण में उसके दिमाग में बेहद सी बातें घूम रही थी। यह उसकी मौत से पहले के जीवन का प्रतिबिंब जैसा था। उसके जन्म से लेकर अब तक की हर चीज, उसे जो कुछ भी याद था, जो कुछ भी वह भूल गई थी, सब उसके दिमाग में उभर आया था। नीले रंग का स्विमिंग पूल रंग बिरंगी स्पॉटलाइटों से घिरा हुआ था, जिससे पूल को जादुई रूप मिल रहा था। स्विमिंग पूल के पार हवेली के अंदर एक आदमी बालकनी से लटका हुआ था। उसका शरीर हवा में झूल रहा था। उसकी गर्दन एक मोटी रस्सी से बंधी हुई थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मैजिक एसोसिएशन के एक एल्डर को हमारे पास लेकर आए? उसने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। बेकार का कमीना, उसे कुछ दिनों के लिए वहीं रहने दो। पर्पल आंखों वाला एक किशोर युवक हिलती हुई लाश को घृणा के भाव से घूर रहा था। मास्टर कोल्ड प्रेन, आपके लिए एक मैसेज। फूलदार गहरे पर्पल रंग की चियोंगसम पहने एक आकर्षक महिला मुस्कुराते हुए कही। समझ गया। किशोर लड़का दूसरे कमरे में चला गया। करीब 5 मिनट बाद वह उदास भाव के साथ लौटा। उसने मेज से एक छीलने वाला चाकू उठाया और उसे बालकनी में झूलते हुए लक्ष्य पर फेंक दिया। चाकू उस लाश में जा लगा जिस पर अब खून नहीं बह रहा था। लाश पर चाकू के कई घाव थे। मखना, वह अविश्वसनीय कमीना, क्या उसने मुझे नहीं बताया कि उसने पहले ही महिला को मार दिया है? अगर वह पहले ही मर चुकी है तो वह लिंगहिन मैजिक एसोसिएशन को मैसेज कैसे भेज सकती है? ओल्ड प्रिंस गुस्से में बोला। हम अभी भी इसे ठीक कर सकते हैं। मखना को इससे निपटने दे। वह अभी भी हमारे पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। चलो आशा करते हैं वह मुझे फिर से निराश न करे। मेरे पास कचरे के लिए उच्च सहनशीलता नहीं है। आकर्षक महिला ने चाकू को वापस मेज पर रख दिया। वह पूल के पास पहुंची और अपने कपड़े उतार दिए। अपनी कोमल त्वचा को दिखाते हुए ठंडे पानी में उतर गई। एक चक्कर तैरने के बाद उसने अपने बाल पीछे फेंके और एक अंधेरे कोने की ओर बोली, मुझे मत बताओ कि तुम वहां रुकोगी और पूरी रात निगरानी करोगी। तुमने कोल्ड प्रिंस की बात सुनी? क्या तुम्हें कुछ काम नहीं निपटाने हैं? मैं बस उलझन में हूँ, ईशाना क्यों नहीं मरी? कोई भी डार्क विदर से बचने में कामयाब नहीं हुआ है। एक लंबी आकृति धीरे धीरे शैडो से प्रकट हुई। ईशाना ने जिस व्यक्ति के बारे में बताया वह जानकारी लेकर आया था। उसका नाम आदर्श है। वह वही था जिसने कुछ बार सलान को मात दी थी। अगर तुम उसे मार सकते हो तो कोल्ड प्रिंस बेहद प्रभावित होगा, महिला ने कहा। मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उसमें कुछ भी खास नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड, टाइटन, अंधकार का चेहरा। क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आदर्श को मखना से अकेले ही मुकाबला करने देना चाहिए? व्यक्ति ने कहा। वो आदमी अंधेरे में है। अगर तुम्हारे जैसे सुपर मैजिशियन आसपास हो तो वो खुद को नहीं दिखाएगा। वो आसानी से बता सकता है कि यह एक चाल है और इसलिए हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, चुटकी ने कहा। चुटकी ईशाना के बिस्तर के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी वह किसी और से ज्यादा चिंतित थी। उसके लिए सबसे प्रिय 2 जिंदगियां दांव पर लगी थी। अगर आदर्श मखना से हार गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा और ईशाना के भी मरने की सबसे अधिक संभावना थी। हालात और भी बदतर हो गई। यहाँ इंतजार करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। इंतजार करना लड़ाई से ज्यादा यातनापूर्ण था। रात फिर से आ गई थी। आमतौर पर आदर्श रात में लड़ना पसंद करता था क्योंकि इससे उसे अपने शैडो एलिमेंट का उपयोग करने की अनुमति मिलती थी। हालांकि इस बार आदर्श को राहत महसूस नहीं हुई। उसका छोटा सा शैडो एलिमेंट उनके ओपोनेंट के लिए रोते हुए छोटे बच्चे की तरह ही खतरनाक था। यह पहली बार था जब आदर्श को डार्क मैजिक का इतना जोरदार दबाव महसूस हो रहा था। यह उसके गले को घुटन भरी पकड़ में जकड़ रहा था। उसने डार्क मैजिक के बारे में उसका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था।
आदर्श पहाड़ी इलाके में पहुंचा और खुद को एक विशाल क्षेत्र में पाया। सीधी सड़क पर दूर दूर तक फैले घरों की कुछ रोशनियां ही दिख रही थी। उसके पीछे चहल पहल भरा शहर था जो बेहद चमक रहा था, जबकि आगे का रास्ता पूरी तरह से अंधेरा था। वह जितना आगे बढ़ता गया उतना ही तनाव में आता गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके जैसे शैडो मैजिशियन अंधेरे में चलने से डरेगा। उसने काले फूल पर एक नजर डाली जिसमें सिर्फ 2 पंखुड़ियां बची थी। उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होगी और उसकी जगह घबराहट ने ले ली। अगर हत्यारे ने ना आने का फैसला किया तो इशारा निश्चित रूप से मर जाएगी। अब ज्यादा समय नहीं बचा था हत्यारे के खिलाफ पिछली लड़ाई को देखते हुए। भले ही वो आदमी आखिरकार आ गया हो, लेकिन यह असंभव था कि बचे हुए समय में हत्यारे को मार सके। यहाँ तक कि सुपर मैजिशियन महेंद्र भी उसे रोकने में असफल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। आदर्श में घबराहट बढ़ती गई। आखिरकार ईशाना की जान दांव पर लगी थी। आदर्श भी दूसरों की तरह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तुम किसी को नहीं बचा सकते। एक काली आकृति कहीं से प्रकट हुई, सड़क के बीच में खड़ी थी। वो आदर्श को घूर रहा था। आदर्श कुछ नहीं बोला। वह वहीं रुक गया और अपने दुर्जय अपोनेंट की ओर देखने लगा। पहले वाला मोटा बच्चा याद है? उसके दिमाग का रंग मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा चमकीला था। मखना मुस्कुराया। छायाएं उसके डरावने चेहरे को और भी ज्यादा तीखा बना रही थी। तुमने उसे मार डाला? आदर्श ने आश्चर्य से कहा। मैं एक खास बीमारी से परेशान हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो हीलर जो ईशानों को जीवन देने में कामयाब रही मुझे ठीक कर सकती है, मखना ने कहा। आदर्श ने जवाब दिया, आपको पशु के हीलर के पास जाना चाहिए। मुझे पता है तुम मुझे छुपने से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यह भी पता है कि ईशाना के बचने की कोई संभावना नहीं है। दुर्भाग्य से मेरे सीनियर अधिकारी तुम में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और यह देखते हुए कि तुमने मुझे ईमानदारी से यहाँ इनवाइट किया है, मैं यहाँ हूँ। मखना ने अपना पीला दाहिना हाथ उठाया और अपनी घड़ी देखी। उसने कहा, 15 मिनट। ईशाना के पास इतना ही समय बचा है। तुम्हें पता है, मैं 15 मिनट बाद आसानी से आ सकता था जब वह मर चुकी हो और तुम्हें मार सकता था, लेकिन यह बेहद उबाऊ है। मैंने तुम्हारी तुच्छ योजना को आशा की एक छोटी सी झलक देने का फैसला किया है। आदर्श ने हत्यारे को घूर कर देखा। उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। वह एक दुर्जय ओपोनेंट के सामने किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिखा सकता था। उसका दुश्मन आसानी से इसका दुरुपयोग कर सकता था। हालांकि आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि मखना उनकी योजना को समझ पाएगा। वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह चुटकी की योजना से धोखा खा गया था। वह बस उन्हें और बाकी सभी को बेवकूफ की तरह खेल रहा था, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था कि अगर वह उन्हें मरा हुआ मान लेगा तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा कहा जा रहा है यह खेल 15 मिनट तक नहीं चलेगा। मैं तुम्हें आसानी से 5 मिनट में मार सकता हूँ, मखना ने कहा। मखना धीरे धीरे उसके पीछे अंधेरे में गायब हो गया। एक भयानक मुस्कान वाला चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में दिखाई दिया। इसकी रूपरेखा धुंधली से ठोस होगी, यह बताना असंभव था कि असली था या नहीं। यह छोटे से आदर्श को घूर रहा था। अगर वो आदमी उसका दुश्मन ना होता, अगर उसका व्यक्ति तो इतना विकृत और क्रोधी ना होता, तो अंधेरे में उस भयानक चेहरे को देखने के बाद आदर्श उस आदमी के शैडो एलिमेंट पर नियंत्रण से प्रभावित होता। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी आदर्श को एक रोमांचक व्याख्यान दे रहा था कि शैडो एलिमेंट कितना शक्तिशाली हो सकता है। आदर्श किसी एक्सपर्ट के सामने अपनी छोटी मोटी कला का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि उसके आसपास क्या क्या खूबियां हैं और उन्हें पता था कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे वह हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पास 15 मिनट थे। जिंदगी हमेशा ही इतनी नाजुक थी कि फिर भी उसके पास इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डार्कनेस फेस, विशाल मुस्कुराता हुआ चेहरा जम गया और आदर्श पर झपटा। उसकी हंसी आदर्श के दिमाग में घुस गई और उसके विचारों में बाधा उत्पन्न करने लगी। इसने आदर्श की
स्पिल और प्रतिक्रिया समय को बेहद धीमा कर दिया क्योंकि इसने इसे आतंक में भर दिया। आदर्श को खुद की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी कि चुटकी अपनी बहन को खोने की गम से अभिभूत हो जाएगी। उसे चुटकी को आंसुओं में डूबा हुआ देखने की चिंता थी। अंधेरे ने उन चिंताओं को बढ़ा दिया और उसे अभिभूत कर दिया। अंधेरे का चेहरा पहले से ही उसके कुछ इंच की दूरी पर था। आदर्श पीछे की ओर बढ़ता गया। मैजिक अपने लक्ष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह केवल लक्ष्य की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ने और लड़ने की इच्छा को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मैजिक के कारण आए भारी डर और दुख को झेलने के बाद लक्ष्य अपनी जीने की इच्छा भी खो सकता था। आदर्श पीछे हटता रहा। अचानक उसने अपने पीछे से हंसी की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा कि एक और विशाल फेस ऑफ डार्कनेस उस पर अटैक कर रहा है। उसके गले में लटका फोकस नेकलेस हल्का सा हिलने लगा, जिससे नीली ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। हर लहर ने उसके मन में बसे डर को मिटाने में हेल्प की। आदर्श के विचार स्पष्ट हो गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अंधेरे के दोनों चेहरे गायब हो गए थे। आदर्श ने पेंडेंट को देखा। मैजिक के प्रभाव से मुक्त होने के बावजूद उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। युद्ध अभी ही शुरू हुआ था, लेकिन उसने पहले ही अपने इक्विपमेंट का एक मजबूत टुकड़ा का इस्तेमाल कर लिया था। वो आने वाले अटैकों से खुद को कैसे बचा सकता था? यदि वो इसे इसी प्रकार नेगेटिव बना रहा या कुछ किया नहीं तो वो हत्यारे को 15 मिनट में कैसे हरा सकता था? स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल अपनी राक्षसी छायाएं। वहां आदर्श ने मैजिक से उबरने के बाद तुरंत अपने हाथ से लाइटनिंग छोड़ी। लाइटनिंग की चमक सड़क के पार फैल गई और अंधेरे को दूर भगा दिया, जिससे वहां छिपी एक लंबी आकृति दिखाई दी। आदर्श ने देखा कि लाइटनिंग चमकने पर वह आकृति मुस्कुरा रही थी, लेकिन लाइटनिंग उस तक पहुंचने ही वाली थी कि वह अचानक आदर्श की नजरों से ओझल हो गई। हवा में एक विकृत हंसी गूंज उठी। हत्यारे ने जो घोर तिरस्कार दिखाया वह वाकई बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। समय खत्म होता जा रहा है, मखना ने कहा। उसका कोई पता नहीं था। आदर्श ने शांति से हत्यारे की तलाश की। उसने हर संभावना के बारे में सोचा कि वह आदमी कहाँ छिपा हो सकता है, लेकिन वह बिजी था। इसलिए उसने यह नहीं देखा कि उसके नीचे की सड़क धीरे धीरे एक काले दलदल में समा रही थी और धीरे धीरे एक काले तालाब से एक विशाल दलदल में बदल गई। सड़क पर बेहद ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। राजमार्ग की जगह पास में ही एक सुरंग बन गई थी, जो शहर के बाहरी इलाके में नदी तक जाती थी। कभी कभी कुछ स्ट्रीट रेसर यहाँ मौज मस्ती करते थे, लेकिन आज रात सड़क आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई थी, मानो वह अंधेरे में समा गई हो। प्रवेश द्वार पर कुछ शानदार कारें रुकी हुई थी। कई अच्छे कपड़े पहने फ्यूरडाई डर के मारे अंधेरे को घूर रहे थे। उनमें से किसी ने भी गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की। हम सब इतने डरे हुए क्यों हैं? यह जितना अंधेरा है उतना ही रोमांचकारी है। कल्पना कीजिए कि आप एक 80 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, जबकि आप सिर्फ 200 मीटर दूर देख सकते हैं। आप हमेशा चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला मोड़ कब आएगा। मुझे यकीन है कि आप में से किसी ने भी पहले ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की होगी। चोटी बांधे एक सुंदर आदमी ने दूसरों को बेपरवाही से चुनौती दी। उसने गैस पर जोर लगाया और कार जल्दी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गई। कार की स्पीड बढ़ती गई। जब उसने लड़कियों को उसके लिए चीयर करते सुना तो वह मुस्कुराया। संभावना थी कि वह आज रात कम से कम 2 लड़कियों के साथ कुछ मस्ती करेगा। लड़कियों को हमेशा खतरनाक पुरुष आकर्षक लगते हैं, मानो रोमांच उन्हें चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। पूरा इलाका काले अंधेरे में डूबा हुआ था। उस आदमी को हैरानी हुई जब उसने अंधेरे में लाइटनिंग चमकते देखी। लाइटनिंग आर्क्स आश्चर्यजनक रूप से मोटी थी। उन्होंने जो लाइटनिंग के स्पाइक्स बनाए वे ऊपर हवा में लाइटनिंग के एक विशाल जाल की तरह बिखर गए, जो उनकी कार के एक हाथ की पहुंच के भीतर थे। अरे यार, ये कौन सी जगह है? आदमी जोर से चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे सड़क का कोई अंत ही नहीं था। भयभीत आदमी ने अपनी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी, फिर भी ऐसा लगा जैसे वो अभी भी उसी प्लेस पर है। अचानक एक व्यक्ति कार के सामने आ गया। वह आदमी चला, लेकिन ब्रेक लगाने में बेहद देर हो चुकी थी। उसकी कार सीधे आदमी से टकरा गई। कोई टक्कर नहीं हुई, ना ही उसने कोई आवाज सुनी।
जब कार उसके पास से गुजरी तो वह आकृति काले धुएं के बादल की तरह गायब होगी और कार के पीछे हवा के साथ गायब होगी। आदमी ने पलटकर लगभग बेहोश पेशाब कर दिया था। कार के पीछे काला धुआं फिर से इकट्ठा हो गया, जिससे एक इंसान की शक्ल बन गई। इतनी तेज रफ्तार से कार की स्पीड मैजिशियन के अंदर की हर हड्डी को आसानी से तोड़ सकती थी, फिर भी वह आकृति बिल्कुल ठीक थी। उसने पलटकर उस आदमी को देखकर मुस्कुराया, जिसने तुरंत अपनी त्वचा को सिहरन महसूस की। 5 मिनट बीत चुके हैं। तुम मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, मकना ने कहा। आदर्श पूरी तरह से काले दलदल में तब्दील हो चुकी सड़क पर सीधे चेहरे के साथ खड़ा था। उसके चारों ओर बेहद सारी आकृतियां दिखाई दे रही थी। वे ना तो भयानक और डरावने लग रहे थे, ना ही घातक हथियारों की तरह, ना ही वे मखना जैसे लग रहे थे। वे सभी आदर्श की परछाई थे। हर परछाई की कद काठी आदर्श जैसी ही थी। उनका चेहरा भी धुंधला था, जो आदर्श जैसा ही लग रहा था। आदर्श को अचानक लगा कि वह जादुई आईनों से घिरा हुआ है। उनमें उसके प्रतिबिंबों के अपने भाव थे, वही मुस्कान और चमक। लाइटिंग चाबुक। आदर्श ने अपनी लाइटनिंग इकट्ठी की और उसे चाबुक की तरह छाया पर घुमाया। जोरदार हंसी फूट पड़ी। आकृति अस्थिर रही, आदर्श के निरर्थक अटैक का मजाक उड़ाती रही। लाइटनिंग के कौड़े ने छायाओं को काली धुंध में तोड़ दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे फिर से उसी रूप में आ गई। जैसे ही आदर्श ने अपने अटैक खत्म किए, परछाइयां करीब आ गई। कुछ के हाथ में खंजर थे, कुछ ने अपने हाथों को पंजों की तरह जकड़ रखा था, कुछ ने अपनी नंगी मुठियां पकड़ रखी थी। आदर्श के अटैक उनके खिलाफ बिल्कुल बेकार थे, फिर भी उनके शक्तिशाली अटैकों ने उस पर कोई चोटें और घाव छोड़ दिए थे। जैसे जैसे डार्क एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश करती गई, उसके घावों से खून बहता रहा, जिससे उसका रक्त प्रवाह धीमा होता गया और उसकी कोशिकाएं और मांस खराब होते गए। उसके अंग भी धीरे धीरे मुरझा रहे थे। जितने ज्यादा घाव थे, डार्क एनर्जी उसके शरीर में उतनी ही गहराई तक प्रवेश कर रही थी और उतनी ही तेजी से उसके अंग मुरझा रहे थे। आदर्श के विनाशकारी स्पेल बिल्कुल बेकार थे। उसने शुरू में सोचा था कि केवल एक सुपर मैजिशियन ही उसके लिए खतरा पैदा करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी जिसने शैडो एलिमेंट में महारत हासिल कर ली है, उसे ऐसी मुश्किल में छोड़ देगा। समय बीतता रहा, फिर भी आदर्श ने एक भी शैडो को नहीं हराया था। एक खंजर उसकी गले पर वार किया गया। आदर्श ने एक तरफ हटकर अपनी दाहिनी मुट्ठी में आग जमा कर ली। उसने जलती हुई फिस्ट उस शैडो पर फेंकी, जिसका खंजर अभी भी हवा में लटका हुआ था। उग्र ड्रैगन आगे बढ़े और शैडो को काले धुंध में बदल दिया। हालांकि इससे पहले कि आदर्श अपना हाथ वापस खींच पाता, आदर्श के ऊपर भयानक काली धुंध छा गई। एक परछाई जो बिल्कुल उसके जैसी दिख रही थी, उसमें से निकली और खंजर से उसके सिर पर अटैक कर दिया। चले जाओ। आदर्श ने तेजी से रिएक्शन किया। उसके शरीर से एक चांदी की रोशनी फूट पड़ी। उसके बाद एक प्रतिकारक बल खंजर पकड़े हुए शैडो को एहसास हुआ कि उसका अटैक फिर से व्यर्थ था। उसने काले धुएं के बादल में बदलने की पहल की और आदर्श के स्पेस मैजिक को चकमा देने के लिए दूर चला गया। आदर्श ने गहरी सांस ली। उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। नीचे दलदल से एक तेज पंचों वाला साया उठा और उसके पैरों पर अटैक करने लगा। उसके पंचों ने आदर्श के पैरों का मांस फाड़ दिया। दर्द आदर्श की आत्मा में गहराई तक घुस गया। आदर्श को घायल देखकर फ्लेम बेले तुरंत उसके पास लौट आई। उसने बेतहाशा काले दलदल पर अपनी लपटें छोड़ दी। दलदल ने ऊर्जा को एक अथाह छेद की तरह अवशोषित कर लिया। फ्लेम बेले की लपटें चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे दलदल को नष्ट नहीं कर सकती थी, ना ही वे छायाओं को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। तीखे पंजों वाली छाया धुएं के बादल में विलीन नहीं हुई। इसमें दलदल में स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता थी, जैसे एक भयंकर राक्षस मछली अपने शिकार के सावधान न रहने के बाद सही समय पर अपने लक्ष्यों पर अटैक करने को तैयार हो। घावों से खून बह रहा था। आदर्श को घावों से अपनी हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। उसने अविश्वसनीय दर्द के बावजूद खुद को सीधा खड़ा करने के लिए मजबूर किया। अगर वह थोड़ा भी हिलता डुलता तो उसके प्रतिद्वंदी को अटैक करने के और मौके मिल जाते। उस समय सिर्फ उसके पैरों की मांसपेशियां ही नहीं, बल्कि उसका दिल भी कट जाता था। वास्तव में तुम अब बस जमीन पर लेटकर दर्द में रो सकते हो। कोई नहीं सोचेगा कि तुम खुद को अपमानित कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे लिए मर चुके हो मखना,
तो वे केवल यही कहेंगे और समझ में आता है। मखना की आवाज कहीं से गूंज उठी। आदर्श को अभी भी कोई सुराग नहीं था कि हत्यारा कहाँ है। अगर वो हत्यारे को ढूंढ पाता तो वह एक ही मुक्का मारकर उस आदमी को अपंग कुत्ते में बदल सकता था। मैंने तुमसे ज्यादा ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगर तुम मुझे पहले 5 मिनट में नहीं मार सकते तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। मेरे अटैकों से बचने की पूरी कोशिश करते रहो। मैं एक समय गरीबी में रहता था। मेरे घर में हमेशा कुछ चूहे स्टोरेज, लकड़ी के रैक और पाइप में छिपे रहते थे। वे आकर मेरे बिस्कुट खाते थे और जब भी मैं सोता था मेरी कुर्सियां कुतरते थे। उन्हें लगता था कि वे अच्छे हैं, वे मुझे अपने हिसाब से बचा सकते हैं। भले ही हम उनसे बेहद बड़े हो, वे हमें उकसाने के लिए चीखते थे। क्या तुम्हें पता है कि आखिर में उनका क्या हुआ? आदर्श खड़ा रहा। उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि उसका खून जमीन पर टपक रहा था। उसने कल्पना की थी कि शैतान नगरी से लड़ने का फैसला करने के बाद उसे कितनी भयानक मौतें झेलनी पड़ सकती है। वह चोटों और घावों से लथपथ होने की कगार पर था, लेकिन जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम था वो उन सभी बदमाशों को नर्क में भेज देगा। तुम बेहद आशावादी हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक चूहे की तरह हो जिसके पैर काट दिए गए हो और जो पिंजरे में फंसा हो? मखना की आवाज आदर्श के करीब आ रही थी। मखना धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आदर्श के पास पहुंचा। अब वह उससे 20 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद बड़ा पहाड़ उसके ऊपर टूटकर गिर रहा हो। आदर्श ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को शांत किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि मखना अपने शैडो एलिमेंट को इतनी अच्छी तरह से कैसे कंट्रोल कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मखना बिना किसी निशान के कैसे गायब हो जाता। क्या सुपर मैजिशियन भी उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे? क्या यह अंधकार के सोर्स के कारण था? अंधकार का सोर्स वास्तव में क्या था, या शायद यह उसका था, जन्मजात प्रतिभा? आदर्श को तुरंत कुछ याद आया। वह इस संभावना के बारे में पूरी तरह से भूल गया था कि उस आदमी की क्षमताएं उसकी जन्मजात प्रतिभा का हिस्सा हो सकती है। दुनिया में असाधारण जन्मजात प्रतिभा वाले वे व्यक्ति अकेले नहीं थे। असाधारण प्रतिभा वाले अन्य लोग भी थे जो समान लेवल के प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लगभग अपराजय थे। यह संभव है कि मखना के पास शैडो एलिमेंट से संबंधित किसी प्रकार की जन्मजात प्रतिभा थी और अंधेरे के सोर्स के साथ मिलकर इसने उसे अंधेरे का पूर्ण प्रभुत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, अंधकार के क्रम को समझे। राधा ईशाना के पास आंखें बंद करके बैठी थी। वह अपने दिल की धड़कन से लड़ाई को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। लिटिल फ्लेम्बेले को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि आदर्श गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह संभावना थी कि लड़ाई योजना के अनुसार नहीं हुई थी। हमारे पास कितना समय बचा है? महेंद्र ने पूछा। 5 मिनट से भी कम, चुटकी ने भावुकता से कहा। 5 मिनट। आमतौर पर यह थोड़े से दिवा स्वप्न के साथ बेहद जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन चुटकी को इसे पूरे दिन या पूरे साल तक बनाए रखने की इच्छा थी। हम उससे बेहद ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। मखना बेहद प्रतिभाशाली है। तथ्य यह है कि उसने सुपर लेवल तक पहुंचने से पहले ही अपनी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। यह दर्शाता है कि वह कुछ सुपर मैजिशियनों से भी ज्यादा डरावना है। अगर यह काम नहीं करता है तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए। अगर हमें पता है कि हम उसे नहीं बचा सकते तो हमें और ज्यादा अनावश्यक हताहतों से बचना हो चाहिए, टाटा ने कहा। लानत है, नांगू मैजिक एसोसिएशन हत्यारे का कुछ भी नहीं कर सकता। कितना शर्मनाक बात है, महेंद्र ने गुस्से से कहा। उनके पास बेहद सारे शक्तिशाली मैजिशियन थे, फिर भी उनमें से कोई भी स्थिति में किसी काम का नहीं था। अगर उनमें से कोई भी राजमार्ग के करीब आ जाता तो मखना निश्चित रूप से भाग जाता और इशारा के बचने का कोई मौका नहीं होता। आदर्श उनकी एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन वे चिंतित थे कि आदर्श भी हत्यारे के हाथों मर जाएगा। कारों की आवाज दूर तक फैल गई। आदर्श उनके अचानक घुसपैठ से हैरान था। उसने अनावश्यक हताहतों से बचने के लिए यह सुनसान जगह चुनी थी। मखना को स्पोर्ट्स कार चलाने वाले आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो आदर्श के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर वो आदर्श को हरा सकता है तो हथियारों के बीच उसकी प्रतिष्ठा नाटकीय रूप से बढ़ जाएंगी। आखिरकार सलान भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था।
यह अच्छा नहीं लगता है ना? मरना कोई झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक महिला की जान बचाने की कोशिश का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हो। कहो क्यों ना हम एक छोटा सा सौदा कर ले। मैं लालची आदमी नहीं हूँ, ईशानों को मारना सिर्फ व्यापार है। मैं वास्तव में शैतान नगरी के कोड प्रिंस का प्रशंसक नहीं हूँ। उसका अहंकार मुझे परेशान करता है। मैं अपनी डार्क एनर्जी वापस ले लूंगा ताकि ईशाना धीरे धीरे ठीक हो सके, और तुम संघर्ष करना बंद कर दोगे और अपनी गर्दन आगे बढ़ाओगे ताकि मैं तुम्हारा सिर साफ साफ काट सकूं। मखना ने प्रस्ताव दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मखना को लड़ाई में और मजा आने लगा। वह आदर्श की अधीरता और घबराहट को महसूस कर सकता था। यह बेहद सुखद था। आदर्श ने मखना की गर्व भरी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। आवाज की दिशा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मखना उसके ठीक सामने खड़ा था। हालांकि उस आदमी के पास निश्चित रूप से कुछ चालें छिपी हुई थी। वह आदर्श के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आदर्श आसानी से उसे पूरी तरह से विनाशकारी मैजिक से गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आदर्श ने अटैक करने की इच्छा को दबा लिया। वह मखना की क्षमताओं के लक्षणों का विश्लेषण करते हुए डीमन शैडो से लगातार अटैकों को चकमा देता रहा। आदर्श ने सुना कि स्पोर्ट्स कार चला रहे व्यक्ति को उसके दोस्तों द्वारा पैंट गीला करने के लिए मजाक उड़ाया जा रहा था। आदर्श उन लोगों को देखकर अवाक रह गया। क्या उनके पास दिमाग नहीं था? सड़क पर बेहद अंधेरा था। बीच बीच में लाइटिंग चमक रही थी। जाहिर है यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। एक पल रुको, क्या वो आदमी सीधे आगे नहीं जा रहा था? उसने कब पीछे मुड़ा? यह विचार आदर्श के दिमाग में आया और वहीं अटक गया। जाहिर है वो आदमी डर के मारे ठीक से सोच नहीं पा रहा था। वह बस सीधे आगे की ओर गाड़ी चलाता रहा, क्योंकि वह पीछे मुड़ने से भी बेहद डर रहा था। आदर्श ने कार को मुड़ते हुए नहीं देखा। ना ही इस बात का कोई संकेत था कि वो आदमी दूसरी बार काले दलदल को पार करके आया था। सड़क बिल्कुल सीधी थी। अगर वह आगे ही गाड़ी चलाता रहा तो वह अपने दोस्तों के पास वापस कैसे पहुंचा? क्योस एलिमेंट। आदर्श को अंततः कुछ इंपॉर्टेंट बात का पता चला। उसने भोलेपन से मान लिया कि मखना शैडो एलिमेंट का उपयोग कर रहा था। वह आदमी अपनी मर्जी से गायब हो सकता था और फिर से प्रकट हो सकता था। यहाँ तक कि जब वह आदर्श के ठीक सामने खड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि उसके सामने एक काली छाया है। आदर्श अपने दुश्मन की वास्तविक स्थिति को लॉक करने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्योस एलिमेंट आयामी मैजिक था जो आयामों के क्रम में हेरफेर करने में सक्षम था। दिशाएं उल्टी जा सकती थी, ऊर्जा को विक्षेपित किया जा सकता था, अटैकों को उल्टा किया जा सकता था, और यहाँ तक स्पेस भी अव्यवस्थित हो सकता था। जब कोई चलती हुई वस्तु केओस मैजिक द्वारा कंट्रोल एरिया में प्रवेश करती थी तो वह उसी स्थान पर वापस आ जाती थी, भले ही वे एक ही दिशा में चले रहे। आमतौर पर अगर किसी प्लेस में केओस मैजिक द्वारा हेरफेर किया गया था तो अधिकांश लोग अपने आसपास के वातावरण को देखकर आसानी से बता सकते थे कि क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए, सीधी सड़क अब घुमावदार हो गई थी, जो दर्शाता है कि केओस मैजिक ने इसे बदल दिया है। अगर आसमान उसके नीचे लग रहा था तो यह दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण उलट गया था। हालांकि काले दलदल के कारण पूरी जगह घोर अंधेरे में थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास का माहौल कितना विकृत और विक्षिप्त था। आदर्श कुछ नहीं बता रहा था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि स्पोर्ट्स कार वापस उसी जगह क्यों चली गई जहां से वह आई थी, जबकि वह सीधे आगे की ओर जा रही थी। इससे यह भी पता चल गया कि डीमन शैडो अपनी स्थिति को अजीब तरीके से क्यों बदल सकती थी और वह अपने अटैकों को अंजाम देने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा था। शैडो एलिमेंट और केओस एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंटों को मिलाना तब तक असंभव था जब तक कि व्यक्ति का उन दो एलिमेंटों पर पूरा कंट्रोल ना हो कि वह उन्हें पूरी तरह से एक साथ रख सके। मखना की जन्मजात प्रतिभा ने उसे केओस एलिमेंट और शैडो एलिमेंट को मिक्स करने की अनुमति दी थी। यही कारण था कि उसकी परछाइयां हर जगह दिखाई देती थी। इसने समझाया कि कोई भी उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया। जब शैडो एलिमेंट और केओस एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो वे केवल शैडो एलिमेंट की उपस्थिति को महसूस करते हैं। केओस एलिमेंट का एक भी निशान नहीं होता, जिससे वे यह मान लेते हैं कि वह आदमी केवल शैडो एलिमेंट का उपयोग कर रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदमी के पास अंधेरे के अंदर व्यवस्था को अपनी इच्छा अनुसार बदलने की क्षमता थी, जिससे वह अंधेरे का शासक बन गया। यही कारण है आदर्श के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति उभरी। उसने पलटवार करने के लिए अपनी बारी का इतने लंबे समय तक इंतजार किया था।
आदर्श एक ही स्थान पर नहीं रुका। उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और फ्लेम बेले की सुरक्षा में स्पोर्ट्स कार की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ा। आदर्श की लाइटनिंग स्पोर्ट्स कार के स्पॉइलर पर गिरी थी। जब वह आगे बढ़ रहा था, टूटे हुए हिस्से जमीन पर बिखर गए थे। उसने टूटे हुए हिस्सों की तलाश की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सौभाग्य से कियोस मैजिक द्वारा उस एरिया को फिर से स्थानांतरित नहीं किया गया था। आदर्श को जमीन पर धातु के टुकड़े मिले, जिससे उसे पता चला कि वह उस स्थान पर खड़ा था जहां दिशाएं उल्टी थी। ओह, क्या तुमने अपना बना लिया है? क्या तुमने खुद को बचाने और ईशाना को मरने देने का फैसला किया है? मखना धीरे धीरे आदर्श के पीछे चला गया। उसे बस अपने आज्ञाकारी सहायक को हत्या करने देना था। उसे खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जब उसने आदर्श को भागने की कोशिश करते देखा तो वह मुस्कुराया। मनुष्य सभी स्वार्थी थे। यह उचित था कि आदर्श उसके सुझाव से सहमत नहीं था। किसी भी तरह से मखना का आदर्श को एक टुकड़े में भाग देने का कोई इरादा नहीं था। ईशाना और आदर्श दोनों को मरना ही था। क्या उस मूर्ख ने सच में सोचा था कि वह अपने अंधेरे के ऑर्डर से बच सकता है? मखना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं है। मखना एक भेड़िए की तरह था जो जंगली बैल आदर्श द्वारा छोड़े गए खून के निशान का पीछा कर रहा था। डीमन शैडो लगातार अटैक करती रही और आदर्श को और भी ज्यादा घाव देगी। उसका खून अभी भी बह रहा था। उसके खून ने सड़क पर एक लंबा निशान छोड़ दिया था। यह काफी भयानक दृश्य था। आदर्श ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। आग की लपटें उसके हाथ के चारों ओर घूम गई। वह अपनी ऊर्जा को लपटों में डालता रहा, फिर भी उसके हाथ पर मोमबत्ती की रोशनी का आकार बना रहा। जैसे जैसे वह तेजी से जलती गई, उसका रंग धीरे धीरे गहरा होता गया। क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम अपने मैजिक से मुझे चोट पहुंचा सकते हो? मुझे डर है कि अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का धैर्य नहीं है। मुझे खुद को बेहतर महसूस करने के लिए तुम्हें टुकड़ों में काटना होगा। मखना ने आदर्श के अटैक से बचने की जहमत नहीं उठाई। उसके हाथ में धीरे धीरे एक काला चाकू आया, जिसके किनारे नुकीले थे, जैसे वह उसकी बाह से निकला हो। चाकू से ताजा खून की गंध आ रही थी और बताना मुश्किल था कि घातक हथियार ने कितनी धमनियों को चीर दिया था। मखना ने अटैक से बचते हुए आदर्श के करीब जाना जारी रखा। वह शांति से काम कर रहा था, जैसे कि वह आदर्श के हाथ पर लगी आग को देख ही नहीं पा रहा हो। फ्लेम बेले को व्यस्त रखो, मखना ने अपनी शैडोज को ऑर्डर दिया। यह स्पष्ट था कि मखना ने आदर्श का सिर खुद काटने का फैसला किया था। उसका मानना था कि आदर्श, जिसके पैर बुरी तरह से घायल थे, के पास भागने का कोई मौका नहीं था। आदर्श ने पास आती हुई शैडो को देखा। वो अपने हाथ पर जलती हुई लपटों में उग्र ऊर्जा जमा करता रहा। मखना द्वारा उस पर डाला जा रहा भारी दबाव उसके मन को नहीं बदल पाया। अब अंतिम मुकाबले का समय आ गया था। उसकी हथेली पर आखिरी पंखुड़ी भी फीकी पड़ गई। आदर्श को तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसके दिल पर वार किया गया हो। वह हांफने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि अब वह दुख से अभिभूत नहीं हो सकता था। उसने भावनाओं के उफान को अपनी हथेली पर जमा होने वाली उग्र ऊर्जा में बदल दिया। अभी भी अटैक नहीं करने वाले तो मर जाओ। मखना ने काला चाकू उठाया और सुरक्षित दूरी से आदर्श पर अटैक किया। वह आदर्श के बेहद करीब खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वह आदमी विस्फोटक बारूद की तरह था। उसके लिए बेहतर था कि वह सुरक्षित दूरी पर रहे। आदर्श को इस पल का लंबे समय से इंतजार था। उसने मोमबत्ती की रोशनी उठाई, जो पहले से ही अपनी सीमा पर थी। मखना को इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई। वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अंधेरी ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। उस भयानक मैजिक ने उसके चाकू पर एक काला भंवर बना दिया। मर जाओ, मर जाओ, दो आवाजें एक साथ सुनाई दी। आदर्श ने सबसे पहले अटैक किया। उसने अपने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती की रोशनी को अपने आगे फेंक दिया। मखना ने डार्क मैजिक, बढ़ा हुआ मैजिक घुमाया। उसे विश्वास था कि उसकी परछाई ने आदर्श की रक्षा को कमजोर कर दिया है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उस आदमी ने उससे थोड़ा पहले अटैक किया था। आदर्श के अटैक पर उस पर नहीं पड़ सकते थे, और यह भी नहीं बताया जा सकता था कि वह छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी कितनी महत्वहीन लग रही थी। दो तरह की दुर्जय ऊर्जा एक दूसरे का सामना कर रही थी। वे एक बड़े तूफान को ट्रिगर करने वाले थे, क्योंकि ऊर्जा एक दूसरे से टकरा रही थी, लेकिन
जैसे ही वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां से वे अब पीछे नहीं हट सकते थे, आदर्श अचानक पीछे मुड़ गया। उसने मोमबत्ती की रोशनी फेंकी थी, लेकिन वह उसे अपने पीछे फेंक रहा था। मखना उसके ठीक सामने था, फिर भी उसने अपनी आखिरी उम्मीदें की फ्लेम को उस दुश्मन के विपरीत दिशा में फेंक दिया जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। आदर्श की हरकत इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि अगर कोई उनके खिलाफ लड़ रहा होता तो वह तुरंत हंस पड़ता। हालांकि मखना की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखें अविश्वास से चमक उठी। मोमबत्ती की रोशनी जो विपरीत दिशा में फेंकी गई थी, उसकी आंखों में बड़ी होती जा रही थी। मखना थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन जल्दी उसने खुद को शांत कर लिया। वह घबरा गया था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श उसके अंधेरे के ऑर्डर को समझ पाएगा। वह कई सालों से हत्यारा था, यहाँ तक कि उससे ज्यादा ताकतवर लोग भी मरने से पहले रहस्य जानने में विफल रहे थे, तो यह युवक उसकी चाल को कैसे समझ पाया? यह बेहद शर्मनाक था। अगर दुनिया को पता चल जाए कि वह अपने शैडो एलिमेंट के साथ केओस एलिमेंट का उपयोग कर रहा है, तो ये भविष्य में उसके लिए अपने लक्ष्य को मानना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह था, बच्चों को उसकी चाल का कैसे पता चल गया? क्या यह महज एक संयोग था? मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे मखना के पास पहुंची। भले ही आदर्श को उसका रहस्य पता चल गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मखना हमले से बच नहीं सकता था। थोड़ी देर की घबराहट के बाद उसने तुरंत रिएक्शन किया और अपनी बाईं ओर चला गया। उसने काले चाकू को भी दूर रख दिया। ऐसा लगता है कि मुझे सुनिश्चित करना होगा कि तुम यहां से जीवित नहा निकलो, मखना ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है? अब उसकी बारी थी एक बड़ी घमंडी मुस्कान पहनने की। आदर्श ने अपना दूसरा हाथ फैलाया और एक तेज चांदी की रोशनी फूट पड़ी। इसने ज्वाला की ऊर्जा को रोकने वाले सम चतुर्भुज को वापस खींच लिया। छोटी मोमबत्ती की रोशनी की धधकती ऊर्जा अचानक सभी दिशाओं में फैल गई। चिलचिलाती लपटों ने पूरी सड़क को जलाकर राख कर दिया। विनाशकारी शक्ति ने मखना के चेहरे को खाली कर दिया। कैसे? यह कैसे संभव है? मखना ने देखा कि आग की लपटें उस पर उग्र ड्रैगन की तरह झपट रही थी। उसके चेहरे पर चालाकी और आत्मविश्वास का भाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। लपटों की रोशनी ने उसके हैरान चेहरे को चकमा दिया। धमाका होता है। छोटी सी मोमबत्ती की लपटों ने उसके सामने आने वाली हर चीज को निगल लिया। विश्वास विस्फोट के कारण खुले क्षेत्र में 500 मीटर से ज्यादा चौड़ा गड्ढा बन गया। चिलचिलाती गर्मी आदर्श की दिशा में बह गई और उसके फटे पुराने कपड़े जल गए। इसकी तेज हवा ने उसके बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया। एक अलग ही ज्वाला उसके शरीर को घेरे हुई थी, एक लाल युद्ध पोशाक जो खून की तरह चमक रही थी। डीमन शैडो प्रचंड लपटों में लुप्त होगी इससे पहले कि वे फीकी पड़ जाए। आदर्श आगे बढ़ा और मखना के पास पहुंचा, जो भीषण विस्फोट के कारण पहचान में नजर नहीं आ रहा था। आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका शैडो एलिमेंट हत्यारे के सामने कुछ नहीं कर सका। हालांकि विनाशकारी शक्ति के मामले में आदर्श को उसे हराने के लिए सिर्फ एक ही मैजिक की जरूरत थी, जिसने शैडो एलिमेंट में महारत हासिल करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया गया था। मखना को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श उसकी चाल को समझ पाएगा, ना ही उसे उम्मीद थी कि मामूली मोमबत्ती की रोशनी में इतनी भयानक ताकत होगी। संपीड़न विस्फोटन के खिलाफ उसका बचाव अस्तित्वहीन था। पूरा इलाका आग के लपटों से झुलसकर काला हो गया था। आदर्श विनाश का सच्चा दानव था। वह मखना के पास गया और जमीन पर पड़े उस आदमी को घूरता रहा जो अपनी आखिरी सांसें थामे हुए था। मखना की त्वचा झुलसकर काली हो गई थी। वह किसी सूखे शव से अलग नहीं लग रहा था। उसने आदर्श की लपटों से बचने के लिए उसके काले दलदल में भाग जाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी वह केवल 1 दर्जन मीटर ही आगे बढ़ पाया। विस्फोट की लपटें लगभग 1 किलोमीटर तक फैल गई थी। तुम किसी को नहीं बचा सकते। ईशाना मर चुकी है, वह पहले ही मर चुकी है। हो बच्चा, वह भी मर चुका है। ईशाना मर चुकी है, तुम बस एक कूड़े का टुकड़ा हो। भेजिया, मखना जमीन पर रेंगते हुए चिल्लाया। यह सच है कि मैं उन्हें बचाने में विफल रहा हूं। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे बेहद से विक्षिप्त लोग हैं, यहाँ तक कि निषिद्ध मैजिशियन भी उन सभी को बचाने में असमर्थ है। मुझे तो छोड़ो।
आदर्श ने हॉल ऑफ असेंस के प्रतिष्ठित हत्यारे पर अपना पैर पटक दिया और अपनी पूरी ताकत से उसके सिर को कुचल दिया। और ईशाना को जो यातनाएं मिली थी उनमें से कुछ उस मनोरोगी पर भी लागू होने चाहिए, उसने और दबाव डालते हुए कहा। लेकिन यह याद रखना, जब तक मैं आदर्श जिंदा हूं मैं तुम सभी को एक एक करके नर्क में भेजूंगा। जिन लोगों को तुमने बेरहमी से मारा है और जिन्हें मौत की घाट उतारा है वे नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे तुम्हारी खाल उतारने, तुम्हारी नसें निकालने और तुम्हें लाखों बार चीरने के लिए बेताब है। तुम्हारी आत्मा नर्क में नहीं मरेगी, वे तुम्हें चीरकर फिर से जन्म लेंगे। हालांकि दर्द हमेशा तुम्हारी आत्मा को ही झेलना पड़ेगा। वे फिर से तुम पर झपट पड़ेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुमने उन्हें क्यों मारा और तुम्हारा मांस क्यों काटा। मृत्यु से पहले व्यक्ति का दिमाग सबसे कमजोर होता है। अंतिम क्षणों में उनके दिमाग में आने वाले विचार उन्हें बुरे सपने की तरह सताते हैं। अगर आदर्श ने यह बात तब कही होती जब मखना पूरी तरह से होश में होता तो वह इसे सिर्फ हंसी में टाल देता, लेकिन अब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब उसका अपने जीवन और गरिमा पर कोई नियंत्रण नहीं था। इन शब्दों ने तुरंत उस लंबी यातना की रूपरेखा तैयार कर दी जो उसे अपनी मृत्यु के बाद झेलनी होगी। अधिकांश खलनायकों का यही विचार था कि इसका अंत मृत्यु ही होगी। कितना मजेदार है, मौत तो बस शुरुआत थी। आगे जो उनका इंतजार कर रहा था वह एक भट्टी थी जो इन दुष्ट आत्माओं को अनंत पीड़ा, यातना और निराशा लाएगी। आदर्श को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नर्क भी होता है या नहीं, लेकिन उसने मखना के लिए उसके आखिरी पलों में उस आध्यात्मिक नर्क का निर्माण किया था। आदर्श ने गहरी सांस ली। उसने अपनी हथेली खोली और काले फूल पर नजर डाली। सारी पंखुड़ियां गिर चुकी थी। वो अंत में ईशाना को बचाने में असफल रहा। ऐसा लगा जैसे उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। हालांकि दुनिया में एक मनोरोगी कम हो गया, उसके लिए धन्यवाद। आग की लपटें काफी देर तक जलती रही। शहर के बाहरी इलाकों से सुनसान राजमार्ग पूरी तरह मिट गया। मुझे सवारी दो, मुझे शहर वापस ले जाओ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह व्यक्ति लाल बालों वाली एक महिला की कार की यात्री सीट पर कूद गया। महिला एक पल के लिए शौक रह गई। आखिरकार उसने कांपते हाथ से इंजन चालू कर दिया। बाथरोब पहने एक आकर्षक महिला रंगीन स्विमिंग पूल के पास कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसकी चमकती सुनहरी आंखें गुआंग के ऊपर बादलों से भरे काले आसमान को घूर रही थी। हत्यारों के हॉल की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। पर आंखों वाले किशोर ने मखना की खोपड़ी के टुकड़ों को फेंक दिया जिसे उसके आदमियों ने महिला के सामने बरामद किया था। वह मर गया। महिला की आंखें चौड़ी होगी। लगता है कि कोई कारण है कि वह बच्चा सालान के लिए इतना परेशानी का सबब बन गया है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।